नमस्कार। मैं डॉक्टर उमासी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम इस टॉपिक के बारे में देखेंगे, क्लीवेज के टाइप्स एंड मैकेनिज्म के बारे में। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 का यूनिट 3 का है। इसमें हम डेफिनेशन के तहत देखेंगे क्लीवेज में होता क्या है। क्लीवेज होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में मल्टी सेलुलर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स होती है और वो होती किससे है, वो एक यूनिसेलुलर जाइगोट से ही फॉर्म होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज की क्रिया स्टार्ट होती है और इसमें क्या होता है कि क्लीवेज के लिए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और इस फॉर्मेशन में जितने भी डिविजन्स होते हैं वो एक श्रृंखला के रूप में होते हैं और उससे एक फुल एड का फॉर्मेशन होता है और आगे जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होता है। जाइगोट में होने वाले सभी कंटिन्यूस माइटोसिस डिवीजन जिसके कारण एक कोशिकीय जाइगोट मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इसे स्पॉन्टेनियस डिवीजन या सेलुलेशन या सेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं क्लीवेज के। एक तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है और सेल्स में वेरिएशंस का आधार भी यहीं से स्टार्ट होता है, जिससे आगे चल के डिफ्रेंशिएशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्लीवेज में एक कोशिकीय जाइगोट कंटिन्यूस डिवीजन के द्वारा मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। क्लीवेज में किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं होती क्योंकि इसमें कोशिका की संख्या तो बढ़ती है लेकिन इनका आकार छोटा होता जाता है, इसलिए एम्ब्रियो की शेप कांस्टेंट बनी रहती है। इसके अलावा जाइगोट में फूड मटेरियल एक्टिव साइटोप्लाज्म और एक्टिव साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मटेरियल्स जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें सेल्स का डिटर्मिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा क्लीवेज के द्वारा स्टार्टिंग में सॉलिड फेज मोरुला का फॉर्मेशन होता है और बाद में ये ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है। मोरुला से ही ब्लास्टुला बनता है। क्लीवेज के डिवीजन बहुत तीव्र गति से होते हैं। इंटरफेज स्टेज में बहुत छोटी होती है इनकी इंटरफेज फेज, जिसमें केवल एस फेज ही पाई जाती है और G1 और G2 फेज का इसमें अभाव होता है। इसके अलावा क्लीवेज के अर्ली डिवीजन जो होते हैं वो सिंक्रोनिस होते हैं और इनके बाद में यही डिवीजन एक्रोनिस में चेंज हो जाते हैं। और क्लीवेज में ब्लास्टोमियर में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट भी नहीं होता, इसलिए एम्ब्रियो की शेप राउंडेड ही रहती है। केवल ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन ज़रूर होता है। इसके अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में देखेंगे कि क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ओयोग। इन दोनों के आधार पर ही क्लीवेज को आगे बांटा गया है, लेकिन ये दोनों भी आगे सब डिवाइड होके और भी ज़्यादा इनके टाइप्स हैं। क्लीवेज के टाइप्स में फर्स्ट था जो हमारा पिछले हमने वहाँ देखा था नेक्स्ट स्लाइड में, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। इसमें भी इसको 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है डिटर्मिनेट क्लीवेज और सेकंड है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो ये इस डायग्राम के तहत हम डिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में देखेंगे कि डिटर्मिनेट क्लीवेज में होता क्या है। इस प्रकार के क्लीवेज में एनिमल्स में क्लीवेज के दौरान बना हुआ ब्लास्टोमियर का फ्यूचर पूर्व निर्धारित रहता है कि डेवलपमेंट के दौरान कौन सा ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो के किस भाग का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है कि यदि विकसित हो रहे एम्ब्रियो में से किसी भी ब्लास्टोमियर को अगर हटा दिया जाए तो
इस ब्लास्टोमेर से बनने वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता। इस प्रकार के क्लीवेज को ही डिटर्मिनेट क्लीवेज और इस डेवलपमेंट को मोजेक डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस डिटर्मिनेट क्लीवेज के अलावा भी दूसरा टाइप है, वो है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इसमें क्या होता है कि इसमें क्लीवेज में निर्मित ब्लास्टोमियर का फ्यूचर पहले से निर्धारित नहीं होता। जैसा कि हमने अभी डिटर्मिनेट क्लीवेज में पढ़ा था कि उसमें फ्यूचर पहले से ही निर्मित होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और क्लीवेज के दौरान अगर प्रारंभ में ही ब्लास्टोमियर नष्ट हो जाता है तो एम्ब्रियो का किसी प्रकार नहीं बनता। फर्स्ट क्लीवेज में निर्मित ब्लास्टोमियर्स सेपरेट हो जाए तो इनसे ट्विन चाइल्ड जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के कारण ही होते हैं। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? रेगुलेटरी डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार यह हमारा क्लीवेज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर का कंप्लीट हो गया है। इंडिटर्मिनेट क्लीवेज और इंडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये टाइप्स ऑफ क्लीवेज का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि इसलिए बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योग। उसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो होलोब्लास्टिक और एक मीरोब्लास्टिक। तो यहाँ हम इस डायग्राम के तहत देखेंगे होलोब्लास्टिक में और इक्वल क्लीवेज किस प्रकार होता है। इस प्रकार का क्लीवेज जितने भी आइसोलेटर एक्स होता है उनमें पाया जाता है, और इन एक्स में योग की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम या एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस प्रकार का क्लीवेज एम्फियोफिक्सिस में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि फर्स्ट क्लीवेज होता है वो रेखांशित होता है और सेकंड क्लीवेज अनुप्रस्थ या क्षैतिज प्रकार का होता है। इसके परिणाम स्वरूप एनिमल पोल पर 4 लघु कोरक सेगमेंट और अल्पक्रिय पोल पर दीर्घ कोरक खंड निर्मित होते हैं। और फोर्थ क्लीवेज में रेखांशित तथा तुल्यकाली होता है। और पांचवा क्लीवेज वो क्षैतिज तथा तुल्यकाली होता है। इस प्रकार इसमें 32 कोशिकाएं 4 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर कोशिका का आकार बढ़ता जाता है और 6 जो क्लीवेज होता है उसमें लगभग रेखांशित प्रकार का होता है। इसके पश्चात होने वाले क्लीवेज एक्रोनिसी टाइप का नहीं होता और इस स्टेज तक एम्ब्रियो सॉलिड होता है, जिसे क्या कहते हैं? मोरुला। और इसी के दौरान अर्ध लिक्विड जो मटेरियल होते हैं ब्लास्टोमियर के, उनके मध्य इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन भी प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट में एक कोशिकीय परतयुक्त ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार निर्मित कोरक को सीलियोब्लास्टुला कहते हैं। और इस ब्लास्टुला की वेजिटल पोल के ब्लास्टोमियर थोड़े आकार में बड़े होते हैं और ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं भी आपस में टाइन जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो है हमारा होलोब्लास्टिक में इक्वल क्लीवेज। इसके अलावा भी दूसरा होता है होलोब्लास्टिक और अनइक्वल क्लीवेज। ये किस में होता है? जितने भी मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल एक्स में होते हैं उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज के दौरान एनिमल पोल पर शॉर्ट ब्लास्टोमियर और वेजिटल पोल पर दीर्घ ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उनमें योग की जो अमाउंट रहता है वो वेजिटल पोल की ओर इकट्ठा रहता है। इसलिए क्लीवेज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है, क्योंकि योग क्लीवेज में डिस्टर्ब करता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम क्लीवेज होता है वो रेखांशित होता है और क्लीवेज की जो फ्यूरो होती है वो होल एग को एक साथ नहीं होती।
जबकि सेकंड क्लीवेज भी रेखांशित होता है और प्रथम क्लीवेज के लंबवत होता है। और जो थर्ड क्लीवेज होता है वो क्षैतिज प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है क्षैतिज में, उसमें एनिमल पोर पर 4 शॉर्ट ब्लास्टोमियर बनते हैं। इससे ये सब 32 सेल्स अवस्था के बाद एक स्पर्श रेखीय विभाजन प्रारंभ होता है और इसमें 5th क्लीवेज के बाद में ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी का आकार धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो जाता है। अब एनिमल पोल की कोशिकाओं में जल्दी से डिवीजन होने के कारण ब्लास्टोसील एनिमल पोल की ओर विस्थापित होती है। वहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीज के विकसित हो जाने के कारण ब्लास्टोसील का आकार भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है और इस आयन पंप के कारण विलय मटेरियल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन मूवमेंट कैविटी के अंदर होता है। इस डायग्राम के द्वारा हम सुपरफिशियल क्लीवेज के बारे में देखेंगे। सुपरफिशियल क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का ही एक रूप है। इस प्रकार के क्लीवेज में क्या होता है, ये किन में पाया जाता है, जितने भी टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल उन एक्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। और इन एक्स में क्या होता है, इनमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण से क्लीवेज ब्यूरो केवल एक्टिव साइटोप्लाज्म में ही विभाजन करता है और इनका जो योग वाला भाग है वह अनइफेक्टिव रहता है। यह सुपरफिशियल क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का एक रूप है। यह इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इन एक्स में न्यूक्लियस के जो सेंटर में स्थित होता है, सेंटर के चारों तरफ एक परिधि पर स्थित पेरिप्लाज्म के साथ रेडियल नोड्स के द्वारा जुड़ा रहता है और क्लीवेज के स्टार्ट में केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इनमें से कुछ न्यूक्लियस तो परिधि की तरफ मूवमेंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एनर्जिट। और केंद्रीय विभाजन परिधि पर चलता रहता है। इनमें से कुछ न्यूक्लियस केंद्र में रह जाते हैं, जिन्हें कहते हैं प्राइमरी वाइटलोफेज कहते हैं। इस कारण से मल्टी न्यूक्लियर फेज मल्टी सेलुलर फेज में चेंज हो जाती है और इनकी डोर्सल सरफेस की सेल्स का शेप भी बड़ा हो जाता है। सेल्स का यह ग्रुप क्या कहलाता है, जर्म बैंड के नाम से भी जाना जाता है और शेष जो बचा हुआ भाग है वो ब्लास्टोडर्म कहलाता है। और जर्म बैंड के द्वारा आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जबकि ब्लास्टोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम डिस्कोइडल क्लीवेज के बारे में देखेंगे। डिस्कोइडल क्लीवेज भी मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का ही एक प्रकार है और ये किस किस में पाया जाता है। इस प्रकार का क्लीवेज फिशीज, रेप्टाइल्स और एबीज में पाया जाता है। इन एक्स में एक्टिव साइटोप्लाज्म एनिमल पोल पर पाया जाता है और इस क्षेत्र को ब्लास्टोडिस्ट या जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। इसमें होने वाले सभी चेंजेस उदग्र होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो रेखांशित होता है और सेकंड क्लीवेज भी रेखांशित होता है और फर्स्ट लंबवत होता है और थर्ड जो क्लीवेज होता है वो सबसे पहले तो वो उदग्र होता है और प्रथम के समान ही होता है और लास्ट जो फोर्थ होता है क्लीवेज वो परिवर्तीय होता है। इस प्रकार छोटी सेंट्रल सेल एक 8 और बड़ी पेरिफेरल या मार्जिनल कोशिकाओं में फॉर्म होती है। इसके बाद इसमें होने वाले क्लीवेज एक्रोनाइज होते हैं
और इसके बाद में ये क्षैतिज विभाजन होने से ब्लास्टोडिस्ट का सेंट्रल भाग मल्टीलेयर हो जाता है और इसी दौरान सेंट्रल साइड सेल का योग के मिडिल वाला जो भाग है वो प्राइमरी ब्लास्टोसील या सब जर्मिनल कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कारण से डिस्क का जो सेंट्रल भाग है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसे कहते हैं एरिया पेलुसिडा, और जो पेरिफेरल भाग है वो पारभासी हो जाता है, जिसे कहते हैं एरिया ओपेका। इसके बाद में मल्टीलेयर सेंट्रल सेल्स डीएमिनेशन द्वारा प्राइमरी ब्लास्टोसील के फर्श पर इकट्ठी हो जाती है और इसके ऊपर सेल्स का जो लेयर है वो एपीब्लास्ट तथा निचला वाला जो सेल्स का भाग है वो हाइपोब्लास्ट कहलाता है। एपीब्लास्ट और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के मिडिल का जो स्पेस होता है वो सेकेंडरी ब्लास्टोसील कहलाता है और डेवलपमेंट की यह अवस्था ब्लास्टुला होती है और इसे ही डिस्को ब्लास्टुला कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज के अंतर्गत देखेंगे कि अब इसकी मैकेनिज्म को कितने भागों में बांटा गया है। इसकी मैकेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ क्लीवेज साइकिल और सेकंड है मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज में जो फर्स्ट पार्ट था रेगुलेशन ऑफ क्लीवेज साइकिल, उसको में एमपीएफ की एक्टिविटी किस प्रकार कार्य करती है। इसमें सबसे पहले एडगर एवं फॉरेन ने 1982 में कार्य किया था। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती है उनमें जो डिवीज़न होता है वो M1, G1, S और G2 फेज में होता है और क्लीवेज में फर्स्ट 11 डिवीज़न तक G1 और G2 फेज एब्सेंट होती है और केवल M और S फेज पाई जाती है और ये दोनों फेज मतलब M और S साइकिल को कंट्रोल करने वाले फैक्टर एग के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये MPF है, इसे क्या कहते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ये क्या करता है DNA सिंथेसिस और सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में ये फैक्टर M और S का कंट्रोल करता है। MPF फैक्टर की एक्टिविटी से एक साइकिल पाया जाता है और यह फैक्टर M फेज से अधिक सक्रिय होता है जबकि S फेज में ये अनएक्टिव रहता है। MPF की स्मॉल सब यूनिट में प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है और जब इसे एक्टिव किया जाए तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को फॉस्फीकृत कर सकता है। इसलिए MPF यदि स्पेसिफिक प्रोटीन पर फॉस्फेट समूह से जोड़ा जाए तो MPF फैक्टर कार्य करता है और DNA की उपस्थिति में H1 प्रोटीन इस प्रकार का एक टारगेट साइट बन जाता है। इसके अलावा एक अन्य प्रोटीन साइक्लिन के रूप में भी पाया जाता है जो ओनली S फेज में एक्टिव रहता है लेकिन M फेज में ये विखंडित भी हो जाता है। और इसके अलावा साइक्लिन MPF काइनेज को एक्टिव करता है जिससे सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। साइक्लिन प्रोटीन खुद ही चेंजेस के दौरान कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि मैच्योर्ड एग में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहते हैं CSF या साइटोस्टेटिक फैक्टर कहते हैं और यह CSF oocyte को मेटाफेज स्टेज में जाने से रोक देता है और फर्टिलाइजेशन के समय कैल्शियम आयन जो निकलते हैं वो CSF फैक्टर को अनएक्टिव कर देते हैं और साइक्लिन का
विखंडन स्टार्ट हो जाता है, वे माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर साइक्लिन के सिंथेसिस और विखंडन पर आधारित होती है। इस प्रकार मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज का सेल साइकिल वाला कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा सेकेंड था इसका मैकेनिज्म का साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बारे में कई एम्ब्रियोलॉजिस्ट और सेल साइंटिस्ट ने अनेक थ्योरीज दी थी। इसमें कुछ थ्योरी थी स्पाइंडल इलोंगेशन थ्योरी, ये डॉन ने दी थी 1947 में। इसके अलावा एक्सपेंडिंग सरफेस थ्योरी, ये मिस्चिन ने दी थी 1952 में। और थर्ड थी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थ्योरी, ये मार्स्टेंड और लिम्डन ने दी थी। और इसके अलावा एस्ट्रल रिलेक्शन थ्योरी, ये वॉलपर्ट ने 1954 से 1960 तक दी थी। लेकिन इन सब थ्योरी में सबसे जो एडवांस और स्पेसिफिक है वो थी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थ्योरी, वो मार्स्टेंड और लैम्डन ने दी थी। जो साइटोकाइनेसिस में सभी थ्योरी दी गई थी और इन थ्योरीज में से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थ्योरी ही इम्पोर्टेंट थी। इसके कुछ करैक्टर ऐसे थे इसलिए इम्पोर्टेंट थी, इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के चारों ओर जो स्पिंडल के विस्तृत रेखीय स्पेस पर कॉन्डेंस मटेरियल इकट्ठा हो जाता था और यह इवेंट किस में होती थी, एनाफेज में होती थी। इसके अलावा टीलोफेज स्टेज में ज़्यादातर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल से डिसइंटीग्रेट हो जाते थे और टीलोफेज में एंड में वो एक्सटिंक्ट हो जाती थी। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर भी बनी रहती थी और विषुवत रेखीय भाग में इनकी संख्या बढ़ती रहती थी और ये जल्दी से बेसिकल में डेंस मटेरियल्स की एक लाइन में साथ मिल जाती थी। और इस जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको मिड बॉडी भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसमें सेलुलर सरफेस पर एक ब्यूरो फॉर्म होती थी और वो ब्यूरो धीरे धीरे गहरी होती जाती थी और जो बीच में है वो मिड बॉडी तक पहुंच जाती थी और ब्यूरो के पूर्ण होने पर कोशिका अलग से सेपरेट हो जाती थी। इसके अलावा इसमें साइटोकैल्सिन बी के द्वारा भी क्लीवेज की रिएक्शन रुक जाती है, लेकिन इसमें एनाफेज मूवमेंट इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ पर हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज की कार्य की क्या क्या है। क्लीवेज के दौरान कई कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक चेंजेज होते हैं। यहाँ पर इसको हमने 3 भागों में बांटा गया, क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है कैटाबॉलिक फिजियोलॉजी, सेकंड एनाबॉलिक फिजियोलॉजी और थर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इनमें हम एक एक के बारे में अलग अलग से देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कैटाबॉलिक फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। इसमें क्लीवेज के लिए क्या होता है कि एटीपी के रूप में केमिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है और हर एक क्लीवेज में क्रोमोसोम्स के पोलर मूवमेंट में एटीपी के मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। और एटीपी का प्रोडक्शन एग साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस तथा एनारोबिक ऑक्सीडेशन के द्वारा ही होता है और इस ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोजन और अन्य एनर्जी प्रोडक्ट जो केमिकल होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। सभी जो क्लीवेज एग होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो उसकी ग्रोथ होती रहती है। इसके अलावा इसमें जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा प्यूरिन, पिरामिडिन, अमीनो एसिड, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, शुगर और भी कई मेजर मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए उपयोगी है। फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज का सेकंड पार्ट है एनाबॉलिक फिजियोलॉजी। तो एनाबॉलिक फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के रूप में होता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ डीएनए और सेकंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए में क्या होता है कि क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियस की संख्या दोगुनी हो जाती है और इसके साथ ही डीएनए की जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन
हर एक न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा एक निश्चित रहती है और डीएनए जो एम्फीबिया इंसेक्ट्स में वो साइट माइटोकॉन्ड्रिया या योग पट्टिकाओं में पाया जाता है। वो न्यूक्लियस डीएनए डुप्लीकेशन में भाग लेता है। जैसे सी अर्चिन के एग्स में राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लाइड में चेंजेज कर देता है। इसके अलावा सेकेंडेज का सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसमें क्या होता है, जो अर्ली क्लीवेज के इंटरफेज अवस्था आती है ये बहुत छोटी होती है और इसमें केवल एस फेज ही पाई जाती है। G1 व G2 फेज का प्रभाव होता है, इसलिए एस फेज में केवल डीएनए का ही सिंथेसिस होता है। बाद में होने वाले क्लीवेज में इंटरफेज लंबी हो जाती है और G1 व G2 फेज भी स्टार्ट हो जाती है और आरएनए का सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। यदि एमआरएनए और टीआरएनए ये दोनों ही आरएनए के टाइप से हैं, ये क्लीवेज के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि फर्टिलाइज एग में एक्टिनोमाइसिन डी का इंजेक्शन दे दिया जाए तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी रुक जाती है। वे सेल सामान्य रूप से डिवाइडेड होती रहती है। इस प्रकार सिंथेसाइज एमआरएनए डेवलपमेंट की बाद की और सभी फेजेज में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज का थर्ड पार्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन सिंथेसिस के क्या क्या होता है डेवलपमेंट के दौरान कई प्रकार के स्ट्रक्चरल, एंजाइमी और रेगुलेटरी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन प्रोटीन्स की क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन और एग कॉर्टेक्स, इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी आवश्यक होते हैं। और जो दूसरे नियम रेगुलेटिव प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टोन और आइस्टोन और इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ भी संबंधित होते हैं। इन सभी प्रोटीन का सिंथेसिस पॉलीराइबोसोम के द्वारा होता है। सब जैसे हम देखेंगे मैमल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है वो मोरुला से ब्लास्टुला तक इनडायरेक्ट रूप से बढ़ता रहता है। इसके अलावा भी ट्यूबुलिन, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज वे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी सिंथेसाइज इसमें ही होता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक क्लीवेज के टाइप्स एंड मैकेनिज्म वाला कंप्लीट हो गया है।